हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्त सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का एसएससी सीजीएल का 15 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से आज ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्त। और आपको बताएंगे कि आज आपका 15 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो दोस्त अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है, एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे साथी, सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा। आपके एग्जाम में आपके शिफ्ट में साथी बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी जितने भी शिफ्ट का हमने आपको एनालिसिस कराया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया है, वो सभी क्वेश्चन साथी आगे के शिफ्टों में देखने को भी मिला है। तो इसलिए साथी हम आपको उन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि एसएससी ने एनालिसिस कराना क्वेश्चन का बैन किया हुआ है, इसलिए हम आपको साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे जो आगे के शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्त अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। डेली हम आपको इसी तरीके से एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। यह नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संगम पर स्थित है और यहीं से अपना उद्गम स्थान पाती है। अगर आपका स्टेट पूछा जाए दोस्त तो आपका मध्य प्रदेश होगा, नहीं तो अगर आपका पूछा जाए कि किस पठार से आती है तो अमरकंटक पठार से होता है। यह नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों को जो है के पूर्व संगम पर स्थित है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार में है। तो आपको साथ ही हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते जाइएगा, क्योंकि इसमें हम आपके सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, चाहे आपका वो हिस्ट्री है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, हर एक टॉपिक से इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक को हराने के लिए किसकी सहायता लिया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक को हराने के लिए किसकी सहायता लिया था? तो आप सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने के लिए चाणक्य की सहायता लिया था। किसकी सहायता लिया था? चाणक्य की सहायता लिया था, जिन्होंने चंद्रगुप्त को रणनीति, मार्गदर्शन, सैन्य योजनाएं और समाधान प्रदान किए, जिससे उन्हें मगध का सिंहासन प्राप्त करने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में मदद मिला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक को हराने के लिए किसकी सहायता लिया था? चाणक्य आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपका साथ ही घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य की सहायता किसको हराने के लिए किया था? तो नंद वंश के शासक को हराने के लिए किया था, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में क्या है? आपका साथी आर्टिकल का क्वेश्चन है। आपको बता दें पॉलिटी से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पॉलिटी का जो रेशियो है साथी 3 से 4 क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है। तो आप लोग आर्टिकल के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन आर्टिकल का आएगा, बाकी आपका पॉलिटिकल साइंस से कुल मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें देखेंगे आपका 48 अगर पूछा जाए, 48 पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, जो राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का निर्देश देता है। तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, इसमें आपका बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस आपका क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपका 48 अनुच्छेद दे देगा, उसमें स्टेट दे देगा कि ये इससे संबंधित है यह अनुच्छेद। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग अगर डिप्थ में जाके पढ़ेंगे दोस्त तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड टाइम होता है आपको एग्जाम देने के लिए, तो उसमें आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना होता है। तो इसलिए वहाँ पर जो प्रेशर होता है, बस आप लोग प्रेशर को हैंडल करना, थोड़ा सा आप लोग अपने प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट दीजिएगा, तभी आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अलग करता है? तो इसमें पूछा गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जो है चैनल अलग करता है? तो अंडमान द्वीप और जो निकोबार द्वीप समूह है इसे 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह एक जलमार्ग है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसको साथ ही कौन अलग करता है?
10 डिग्री चैनल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे की शिफ्टों में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंडित किशन महाराज का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी पंडित महाराज का संबंध पूछा गया है, कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो याद रखना, पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। तो इनका घराना पूछा जाए तो बनारस घराना आपका सही होगा। अगर आपका वाद्य यंत्र पूछा जाए तो तबला वादक थे, तबला आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से वाद्य यंत्र से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सतलुज नदी ग्लेशियर का उद्गम स्थल, आपका देखिए जियोग्राफी से क्वेश्चन आया, सतलुज नदी ग्लेशियर का उद्गम स्थल पूछा गया है। सतलुज नदी राक्षस ताल झील से निकलती है। तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, इसको याद रख लेना, राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस ताल झील जो है मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के बीच में स्थित है। सतलुज नदी को शत्रुत यानी प्राचीन नाम के नाम से भी इसे जो है जाना जाता है। तो आप लोग इसे इतना याद रखना, सतलुज नदी का अगर पूछा जाए कि इसका जो ग्लेशियर का उद्गम है कहाँ से होता है, तो राक्षस ताल झील से होता है। अगला क्वेश्चन है कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में कहाँ मिलता है। तो देखिए, दशराज्ञ की अगर हम बात करते हैं, युद्ध का जो वर्णन है ये किस वेद में मिलता है, तो आप लोग पहले इसको ही याद रखना, ऋग्वेद में मिलता है। यानी आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से आपके ऐसे चारों ऑप्शन दे देगा कि किस वेद में मिलते हैं, तो ऋग्वेद में मिलता है। फिर ऋग्वेद में अगर अंदर की बात करें तो याद रखना, दशराज्ञ युद्ध ऋग्वेद में वर्णित भरत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच में हुआ था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में भी होता है। तो इसको याद रखना, मंडल भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में होता है, तो 7वें मंडल में होता है। किस में होता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने किया था। देखिए दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको पढ़ लेना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को उत्तर प्रदेश के मकूर उन्नाव में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, 1939 में किया था। किसने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि हवा की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो आपका अगर देखेंगे तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पर। हवा की गति मापने के लिए किसका उपयोग होता है, एनीमोमीटर का उपयोग होता है। हवा की गति पूछा जाए चाहे हवा का दबाव पूछा जाए, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका एनीमोमीटर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है। तो देखिए, जनगणना के आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना, जितने भी क्वेश्चन आप लोग जनगणना से मिले सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो 54.6% है। कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो टोटल कृषि श्रमिकों की हिस्सेदारी है वो आपका 54.6% है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है क्रिकेट पिच की लंबाई। तो क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, क्रिकेट पिच की मानक लंबाई जो होती है, अगर गज में पूछा जाए तो 22 गज की, अगर मीटर में पूछा जाए तो 20.12 मीटर की होती है। यह लंबाई दोनों छोर पर मौजूद गेंदबाजी क्रीज से बल्लेबाजी क्रीज तक मापी जाती है। यानी आपका जो ये लंबाई है, जहाँ से बॉलिंग होती है, जहाँ से आपकी बैट्समैन होता है, वहाँ की लंबाई आपकी जो होती है 22 गज की होती है। लेकिन वहीं चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी याद रखना, चौड़ाई आपकी 10 फीट की होती है। अगर मीटर में पूछे तो 3 मीटर की ये वाली चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना दोस्त। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में हुआ था। कहाँ पर, लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है। तो अखिल भारतीय सभा का गठन कहाँ हुआ, 1936 करेक्ट आंसर होगा। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,586 मीटर। तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए, पूछा गया है
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी जो है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं, जिन्हें 21 अगस्त 2023 को नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो राष्ट्रीय हरित क्रांति प्राधिकरण के अध्यक्ष अगर पूछा जाए, अब आपको याद होना चाहिए प्रकाश श्रीवास्तव हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में काल में कपड़ा बाजार का नाम क्या था? कपड़ा बाजार को क्या कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कपड़ा बाजार को सराय ए अदल क्या कहा जाता था? सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। सराय ए अदल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कपड़े के व्यापार को नियंत्रित करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए स्थापित किया गया एक बाजार था। यह बाजार कहाँ पर था? दिल्ली में स्थित था और अपने सख्त नियमों और उचित कीमतों के लिए जाना जाता था। तो एक साथी अलाउद्दीन खिलजी का अगर पूछा जाए कपड़ा बाजार का नाम क्या था, तो सराय ए अदल आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रैयतवाड़ी प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। रैयतवाड़ी प्रणाली जो है सबसे पहले मद्रास के 12 महल जिले में 1792 में कैप्टन रीड द्वारा लागू किया गया था और बाद में 1820 में थॉमस मुनरो ने इसे पूरे मद्रास में लागू कर दिया था। तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो है सबसे पहले कहाँ जो है लागू हुई थी? मद्रास में। कब हुई थी? 1792 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के पूरे 8 वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। यह घटना कलिंग युद्ध के नाम से जानी जाती है, जिसने अशोक के जीवन में बौद्ध धर्म अपनाने और अहिंसा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध प्राप्त किया था, विजय प्राप्त किया था? तो टोटल 8 वर्षों के बाद प्राप्त किया था। तो दोस्त ये आज आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपकी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी ऐसे कराते रहेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल उस पर बेस्ड हम आपके सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन इंक्लूड करके आपको जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। आने वाले शिफ्टों में देखना दोस्त, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि आज हम आपके जितने भी दिन एग्ज़ाम हुआ है 12, 13, 14 तीनों दिन आपके तीनों शिफ्टों का डेली एनालिसिस कराया है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन का एनालिसिस कराया, प्रैक्टिस कराया और पीछे की शिफ्टों में साथ ही क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था। बाकी दोस्त अगर आप लोग इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, तो आप हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। डेली हम आपको इसी तरीके से जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। बाकी अगर हम इंग्लिश और आपके इंग्लिश रीजनिंग मैथ की बात करें, आप लोग का कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे तो आपका साथी पैसेज है, जहाँ से टोटल आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। पैसेज को आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी साथी आप इस 5 क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि साथी पैसेज जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग आ रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पैरा जंबल के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक के आपके साथी 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं। वॉइस से आपका साथी 2 क्वेश्चन आ रहा है, यानी एक्टिव पैसिव, एंड आपका नरेशन से भी आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अगर हम ओकैब की बात करें तो ओकैब में आपका साथी सिनोनिम है, जहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंटोनिम है आपका साथी, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एडियम फ्रेजेस का किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में आपके 1 भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक शिफ्ट जो है, हर एक शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेलिंग एरर के भी आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग इंग्लिश के इन सभी टॉपिक के आप लोग साथ ही प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना क्वेश्चन का। अगर हम इसके लेवल की बात करें कि इंग्लिश का लेवल क्या है, तो इंग्लिश का लेवल आपका साथ ही मॉडरेट है। थोड़ा सा पैसेज है जो आपका मॉडरेट टू टफ आ रहा है, बाकी ओवरऑल आपका जो लेवल है वो आपका मॉडरेट है। अगर आप लोग साथी इंग्लिश का मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपको साथी लेवल थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि आपका इसमें पूरा का पूरा जो डिपेंड है वो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड है। अगर आप लोग प्रैक्टिस इसमें अच्छे से किए होंगे तो आराम से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ में आपको टॉपिक बता रहे हैं, जैसे आप जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका एवरेज से है, 2-3 क्वेश्चन आपके एवरेज के आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आए थे। इंटरेस्ट से आपका 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नंबर सिस्टम से आपका 1 क्वेश्चन,
परसेंटेज से आपका 1-2 क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेशियो प्रोपोर्शन से आपका जो है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योमेट्री से आपका 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में एक भी नहीं आ रहा है। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस से आपका टाइम एंड वर्क से 1-1 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ से आपका मैथ के क्वेश्चन लगभग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी अगर लेवल की बात करें, थोड़ा सा इसका जो लेवल है दोस्त वो आपका मॉडरेट टू टफ इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं, टाइम टेकन क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस किए होंगे तभी आप साथ ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जो टफ हैं। बाकी अगर आप 10-15 क्वेश्चन की बात करें तो लेवल आपका ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो कम टाइम में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके साथ ही प्रैक्टिस पर, कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए हैं। बाकी अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का लेवल साथ ही ठीक है। इसमें आपके सिलॉक्स के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन, डाइस के क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन, यहाँ से आपका रीजनिंग पूछा जा रहा है। बाकी अगर हम इसके लेवल की बात करें तो इसका लेवल आपका मान के चलो ईजी ही आ रहा है क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस किए होंगे तो आराम से आप सभी क्वेश्चन को इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी जो पूरा का पूरा साथी खेल है आपका वो आपका प्रैक्टिस पर है। जितना ज़्यादा इसमें आप टाइम अटेम्प्ट कर पाओगे उतना ज़्यादा आप साथी क्वेश्चन को इसमें अटेम्प्ट कर पाओगे क्योंकि इसमें साथी आपके कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। बहुत सारे कैंडिडेट इसी पर जो है फेल हो जाते हैं, शुरू में क्वेश्चन को करते जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग साथी प्रैक्टिस इतना करना कि आप लोग पहले क्वेश्चन से लेकर के पूरे 100 क्वेश्चन तक पहुँचिए। भले ही बीच में आपके कुछ क्वेश्चन स्किप करना पड़े तो आप लोग साथी उस क्वेश्चन पर पहले आपकी प्रायिकता होनी चाहिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर जिसको आपको लगे कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आराम से आप लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी लेवल तो वैसा आपका साथी मॉडरेट टू टफ हो गया है, मॉडरेट टू हार्ड हो गया है। पहले आपका कुछ पहले दिन के शिफ्टों का लेवल मॉडरेट था, इजी था, तो लेकिन अब आपका लेवल थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है। बाकी जीके की बात करें तो जीके आपका साथी वाकई में हार्ड आ रही है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी कैंडिडेट के लिए, लेकिन साथ ही लेवल हार्ड है, आपके लिए ही ऐसा नहीं है। तो आप लोग जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा। बाकी जहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं मॉक टेस्ट पर आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए दोस्त बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। बाकी दोस्त अगर आप लोग इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका एग्जाम साथी नेक्स्ट है। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।